हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जिले के स्तर पर जो निर्यात होता है उसके बारे में, यानी कौन से जिले ने सबसे अधिक निर्यात किया है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा कौन से जिले किस किस क्षेत्र के निर्यात में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं उस बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में। तो आइए बिना किसी देरी के इसके बारे में भी देखते हैं चर्चा में क्यों है और पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर जामनगर है गुजरात का। ये कितना, तो लगभग 24% एक्सपोर्ट करता है यानी कि निर्यात करता है। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि गुजरात का जामनगर जिला भारत में शीर्ष निर्यात वाला जिला है। इसने वित्त वर्ष 2023 में कहाँ तक, तो जनवरी तक की बात की जा रही है, मूल्य के संदर्भ में निर्यात का लगभग 24% योगदान दिया। यानी अगर आप पैसे के मामले में देखेंगे तो कितना योगदान देता है, 24% देता है निर्यात में। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, तो सूरत है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो मुंबई है। ये लोग कितना योगदान देते हैं, तो 4.5%। उसके अलावा शीर्ष 10 अन्य जिले में कौन कौन है, तो इसमें है दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक का। उसके अलावा देवभूमि द्वारिका, भरूच और कच्छ ये कहाँ के, गुजरात के हैं। उसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र, कांचीपुरम तमिलनाडु और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, ये अन्य जिले हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं निर्यात में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैप के थ्रू, उसके अलावा यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी ये बताया गया है कि कौन सा जिला प्रमुख रूप से किस चीज का निर्यात करता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बात की जा रही है बेगूसराय की, ये प्रमुख रूप से क्या निर्यात करता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे रायपुर, ये क्या करता है, तो चावल। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जामनगर, तो ये भी पेट्रोलियम। उसके अलावा आप देखेंगे जयपुर, ये क्या करता है, तो बहुमूल्य रत्न व ज्वेलरी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कांचीपुरम, ये क्या करता है, तो स्मार्टफोन। ये ऐसे जिलों के नाम दिए गए हैं और वहां से जो प्रमुख रूप से चीजें निर्यात की जाती हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो आप यहाँ से चार्ट से देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मैप के जरिए ये दिखाया गया, अलग अलग मैप के माध्यम से ये दिखाया गया कि कौन से जिले किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्यात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद की बात की जा रही है, तो पेट्रोलियम उत्पाद के मामले में कौन से जिले प्रमुख रूप से निर्यात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जामनगर हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे मुंबई हो गया। उसके अलावा दक्षिण कन्नड़ा हो गया। उसके अलावा बेगूसराय हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है बहुमूल्य रत्न व पत्थर व ज्वेलरी के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, जैसे जयपुर, सूरत, मुंबई, कोलकाता। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है चावल, गेहूं और अदर चीजों की, तो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे करनाल, रायपुर, ईस्ट गोदावरी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात के भी 2 जिले हैं। इसी तरीके से अगर स्मार्टफोन के मामले में देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, उसके अलावा कोलार, कांचीपुरम, ये सारे जिले निकल करके आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है वाहन की व्हीकल्स की, तो इसमें कौन कौन से, गुरुग्राम हो गया, औरंगाबाद, पुणे, अनंतपुर, उसके अलावा कांचीपुरम। यहाँ पे बात की जा रही है फार्मास्यूटिकल की दवाओं से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन कौन है, सोलन हो गया, अहमदाबाद हो गया, रंगा रेड्डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल, मलकाजगिरी हो गया। उसके अलावा विशाखापट्टनम। तो इस तरीके से अलग अलग मैप के जरिए यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस किस क्षेत्र में कौन से जिले प्रमुख रूप से निर्यातक रहे हैं। यहाँ पे जो ये कलर है ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो वित्त वर्ष 2021-22 के बारे में बात कर रहा है। और जो ये वाला कलर है ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो वित्त वर्ष 2022-23 के बारे में बात कर रहा है। और रेट का क्या मतलब है कि वृद्धि दिखा रहा है। आप देखेंगे जो वस्तुओं में है, वस्तुओं के निर्यात में कितना वृद्धि हुई है, तो 6.03% वृद्धि हुई है। पहले कितना था 2021-22 में, तो 422 बिलियन था। उसके अलावा आप देखेंगे 2022-23 में कितना हो गया, तो 447.46 बिलियन डॉलर हो गया। तो इस तरीके से 6.03% की वृद्धि हुई है। ये किसके बारे में, तो ये वस्तुओं के बारे में। वहीं पे आप सेवाओं के बारे में देखेंगे, सर्विसेज के बारे में देखेंगे, तो पहले 254.53 बिलियन डॉलर था किसमें, तो वित्त वर्ष 2021-22 में। और ये बढ़ करके 2022-23 में कितना हो गया, तो 322.72 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो यहाँ पे सर्विसेज में, सेवाओं में 26.79% की वृद्धि देखने को मिल रही है। अब कभी जनरली स्टेटमेंट दे दे कि वस्तुओं की वृद्धि जो है वो अधिक हुई है जबकि सेवाओं की वृद्धि कम हुई है निर्यात में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जनरल स्टेटमेंट इस तरीके से दी जा सकती है। अब हम देखते हैं भारत में निर्यात क्षेत्र की स्थिति क्या है, तो व्यापार घाटा। अब व्यापार घाटा क्या होता है, मतलब आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होता है उसी को व्यापार घाटा कहा जाता है। अगर आयात अधिक है तो ये व्यापार घाटा हो गया, अगर निर्यात अधिक है तो व्यापार अधिशेष हो गया। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे बात की जा रही है व्यापार घाटा कितना बढ़ गया, तो 39% से भी अधिक बढ़ गया। इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 39% से भी अधिक वृद्धि हुई है। 2022-23 में कुल व्यापार घाटा कितना है, तो 266.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जबकि यही आंकड़ा 2021-22 में कितना था, तो 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। उसके अलावा बात करें 2022-23 में व्यापारिक वस्तुओं का आयात कितना है, 16.51% बढ़ा है। जबकि व्यापारिक निर्यात 6.03% ही बढ़ा है। आयात कितना बढ़ा है, 16.51% बढ़ा है। और यहीं पे निर्यात कितना बढ़ा है, तो 6.03% ही बढ़ा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा व्यापार घाटा ही हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समग्र व्यापार घाटा 2022-23 में कितना रहा, तो 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
जबकि 2022 में कितना था तो 83.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे कि व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है, और कितना हुई है तो लगभग 39% की वृद्धि देखने को मिली है वित्त वर्ष 2022-23 में। भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें प्रमुखतः भारत निर्यात करता है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे है इंजीनियरिंग सामान। इंजीनियरिंग सामान में आप देखेंगे वित्त वर्ष 2022 में कितना वृद्धि देखने को मिली थी तो 50% की वृद्धि देखने को मिली थी, जिसका कुल मूल्य कितना था तो 101 बिलियन यूएसडी डॉलर था। दूसरा बिंदु है कि कृषि उत्पाद, अगर इसमें हम देखेंगे तो भारत 9.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चावल का निर्यात करता है, और ये कृषि जिंसों में, कृषि उत्पादों में सबसे अधिक इसी का निर्यात किया जाता है, किसका? चावल का। अच्छा, कई बार ये पॉइंट निकल करके आता है ना कि हम चावल नहीं बेच रहे हैं, चावल के रूप में पानी बेच रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करिएगा कि 1 किलो चावल उगाने के लिए कितना ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। बस आप एक बार सर्च करके इसको देखिएगा, आपको खुद लगेगा यार सच बात की जा रही है, यहाँ पे हम चावल नहीं बेच रहे हैं बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पानी ही बेच रहे हैं अपना इनडायरेक्टली। आप एक बार जरूर इसको सर्च करिएगा कि 1 किलो चावल उगाने में, 1 किलो चावल प्राप्त करने में कितना ज्यादा पानी की मात्रा लगती है। और यकीन मानिए ये जानकर आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना ज्यादा पानी लगेगा। आप खुद देखेंगे ना इसको तो आपको लगेगा यार इतना ज्यादा पानी लगता है 1 किलो चावल उगाने में, हमें तो जानकारी नहीं थी, मतलब लगेगा इतना ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए था यार, ये कैसे हो सकता है। तो एक बार आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे। अगला बिंदु कि कपड़ा और परिधान, अगर इसके मामले में हम देखेंगे तो भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात हस्तशिल्प सहित, यानी जो हस्त निर्माण किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। अगला बिंदु है कपड़ा और परिधान। इसके मामले में अगर हम देखेंगे तो भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात, यहाँ पे बात की जा रही है हस्तशिल्प सहित, यानी जिसका निर्माण हाथ से किया जाता है, उसको मिलाकर वित्त वर्ष 2022 में 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि साल दर साल आधार पर 41% की वृद्धि था। यानी प्रत्येक वर्ष अगर औसतन देखेंगे तो 41% की वृद्धि दिखाता है ये कपड़ा और परिधान का क्षेत्र। फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स, यहाँ पे दवाओं के बारे में बात की जा रही है, मेडिकल लाइन के बारे में बात की जा रही है, तो भारत मात्रा के हिसाब से दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। अगर आप देखेंगे जेनरिक दवाओं के मामले में तो अफ्रीका की जेनरिक दवाओं की 50% से भी अधिक आवश्यकता पूर्ति कौन करता है तो ये भारत करता है। अमेरिका में कितना तो लगभग 40% जेनरिक दवा कौन बेचता है, ये भारत ही बेचता है। उसके अलावा आप देखेंगे यूके, इनके यहाँ कितना बेचते हैं तो 25% से अधिक हम लोग यहाँ पे भी भेजते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें जेनरिक दवाओं के मामले में लगभग हमारा दबदबा। अब जेनरिक दवाएं क्या होती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो भी दवाएं बनती है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चलता है, यहाँ पे रिसर्च चलती है कि इसको कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए कि बहुत ज्यादा प्रभावी हो, या कैसे लेकर के चला जाए, तो ये सारी रिसर्च चलती है। अब रिसर्च में क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। अब वो पैसा जो खर्चा होता है, जिसने रिसर्च की उसको ये पैसा चाहिए भी तो वापस, नहीं तो फिर रिसर्च करेगा कैसे, उसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, और फिर उसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे लाभ क्या होता है उसका, अगर वहां पे रिसर्च करके उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो जो रिसर्च चलती है बैकग्राउंड में उसके पीछे क्या होता है, पैसा चाहिए उनको, लाभ चाहिए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि जब दवा बन जाती है तो उसका पेटेंट हासिल कर लेते हैं। अब पेटेंट का सीधा सीधा मतलब समझिए कि इस पे मेरा अधिकार है, ये मैं दावा करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ तो उस पर मेरा अधिकार मिल जाता है। अब ये दवा जब भी बिकेगी, जो भी लोग खरीदेंगे तो हमारे कंपनी से खरीदेंगे, अगर कहीं और से खरीदते हो तो उसकी हमें रॉयल्टी मिलेगी, यानी उसका एक अनुपात हमें मिलेगा, जिसने रिसर्च किया था उसका एक अनुपात उसको दिया जाएगा, ताकि क्या हो, उसको रिसर्च को प्रोत्साहन मिले और इसको ये भी ना लगे कि मैंने रिसर्च किया 10 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिया और मुझे मेरी मेहनताना नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उनको कुछ पेमेंट दिया जाता है, कुछ अनुपातिक रूप से दिया जाता है। तो जब यहाँ पे पेटेंट खत्म हो जाता है उनका, मान लीजिए 10 साल का 20 साल का पेटेंट था, 20 साल के बाद पेटेंट खत्म होगा, तो क्या होता है, इसी दवा को सरकार द्वारा और अच्छे लेवल पर यहाँ पे किया जाता है उत्पादन, तो क्या हो जाता है यहाँ पे ये जेनरिक दवा हो जाती है। जब पेटेंट खत्म हो जाता है ना तो इसी को कहा जाता है जेनरिक दवाएं। अब यहाँ पे ये होता है कि जो जेनरिक दवाएं होती हैं वो तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, यानी उसका हिस्सा नहीं देना पड़ता, अनुपात नहीं देना पड़ता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जेनरिक दवाएं बहुत सस्ती हो जाती हैं। अगर नॉर्मल आपको दवा 100 रुपए की मिल रही है तो जेनरिक दवाएं क्या होगी, आपको यहाँ पे 50 से 60 रुपए में ही मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे जो जन औषधि केंद्र खोले गए वहाँ पे मैक्सिमम जेनरिक दवाएं ही दी जाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं निर्यात क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां कौन कौन सी, निर्यात के बीच में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वित्त तक पहुंच। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र में काम करते हैं, तो इनके लिए निर्यात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनको क्या होता है तो वित्त तक पहुंच के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको ऋण लेना भी उतना आसान नहीं हो पाता। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े जो कारोबार रहते हैं, चाहे आप विजय माल्या को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, इन लोग के लिए लोन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग हजारों करोड़ों का लोन लेते हैं, जबकि वहीं छोटा किसान चला जाए तो उसको यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 रुपए का लोन लेने के लिए भी, 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए भी 10 बार चक्कर कटवाएंगे, 10 बार यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, वो डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, हम आपको नहीं दे सकते, जमीन गिरवी रखो, ये करो वो करो। जबकि वहीं आप देखेंगे बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं उनको क्या करते हैं, हजारों करोड़ का लोन दे देते हैं, उसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते, यहाँ पे कुछ लोग की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वित्त तक पहुंच एक बहुत बड़ा मामला निकल करके आ रहा है। उसके अलावा बात की जा रही है निर्यात का सीमित विविधीकरण, यानी यहाँ पे जो निर्यात का क्षेत्र है उसमें कुछ लिमिटेड वस्तुओं को ही रखा गया है जिसका निर्यात किया जाता है। जैसे आप देखेंगे
कृषि के मामले में सिर्फ चावल का ही ज़्यादा निर्यात किया जा रहा है, उसके अलावा गेहूँ का निर्यात नहीं किया जा रहा है, गन्ना हो गया, इसमें हम प्रमुख उत्पादक हैं, तो इन सारी चीज़ों का भी निर्यात किया जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे बताया है। उसके अलावा बढ़ता संरक्षणवाद और वैश्वीकरण। अब संरक्षणवाद का क्या मतलब है? संरक्षणवाद का ये मतलब है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था यानी कि प्रत्येक देश क्या कर रहा है, तो अपने यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संरक्षण देता है, किसानों को भी, उसके अलावा जो भी यहाँ पे उद्योग धंधे हैं उनको संरक्षण प्रोवाइड कराता है, उनको सब्सिडी देता है कि आप लोग अच्छे लेवल पर उत्पादन करें ताकि हमें बाहर से आयात की जरूरत ना पड़े और हम लोग निर्यात के लेवल पर काम कर सकें। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारे प्रोग्राम क्यों चल रहे हैं? इसी वजह से ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, यहाँ पे उत्पादन अपने आप ही किया जा सके, और जब हम खुद ही उत्पादन करेंगे तो हम आयात कम ही करेंगे। तो इसी तरीके से अन्य देश जो है वो भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे वैश्वीकरण जब से हो गया तो हर देश की अर्थव्यवस्था खुली हुई है, कोई भी देश कहीं पर भी कुछ भी भेज सकता है, तो इस वजह से बहुत सारी प्रतिस्पर्धा भी निकल करके आ रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारी चुनौतियां हैं निर्यात के क्षेत्र में। दोस्तों, आप में से किसी ने ये मूवी देखी है गुजारिश? अब सोच रहे होंगे सर आपको क्या हो गया, पढ़ाते पढ़ाते बीच में मूवी कहाँ से आ गई, ये आर्टिकल डिस्कस करते करते मूवी कहाँ से डिस्कस करने लग गए। एक्चुअली ये आर्टिकल से ही रिलेटेड है। इस मूवी में ऋतिक रोशन जो रहते हैं ये जादूगर का रोल प्ले करते हैं, और ये जादूगर जो रहता है वर्ल्ड फेमस जादूगर रहता है, मतलब बहुत बड़े लेवल के जादूगर रहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, एक कार एक्सीडेंट होता है, एक दुर्घटना होती है, और इसमें इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अब रीढ़ की हड्डी खराब होने की वजह से ये जिंदगी भर बेड से उठ नहीं सकते, जिंदगी भर ये बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो यहाँ पे यही दिक्कत निकल कर आती है। अब इनको एक टाइम के बाद ये लगने लगता है कि मैं सब पे बोझ बन गया हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, कोर्ट में अपील करते हैं कि सर मेरी जो जिंदगी है वो बहुत खराब है और मुझे मौत चाहिए, मैं अपने मन से यहाँ पे मौत चाहता हूँ, स्वैच्छिक मौत चाहता हूँ। इसी को कहा जाता है यूथेनेशिया, और हिंदी में कहते हैं इसको दया मृत्यु। तो ये मूवी बेसिकली इसी के ऊपर बनाई गई है, इस वजह से इस मूवी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। कभी टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो इसी के बारे में, यूथेनेशिया या दया मृत्यु के बारे में। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दया मृत्यु सही है या गलत, दया मृत्यु का क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति है वो असहनीय है, पीड़ा से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा उसको कष्ट है अपनी जिंदगी में, उसको लग रहा है यार मैं घर वालों पे बोझ बन चुका हूँ, अपने यार दोस्त पे बोझ बन चुका हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, अपने से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, खा पी नहीं पा रहा हूँ, वॉशरूम नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें निकल करके आ रही हैं, वो अपने से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अब उनको ये लग रहा है कि मेरी वजह से घर वाले भी परेशान हो रहे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उनको ये लगे कि यार क्यों ना मैं अपनी मौत ही कर लूँ, क्यों ना मैं मर ही जाऊँ। तो इसी को दया मृत्यु कहा जाता है। दया मृत्यु का मतलब है कि किसी की मौत में उसकी सहायता करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसकी कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो कुछ करने के काबिल भी नहीं है, लगातार बंदा बेड पे पड़ा हुआ उठ भी नहीं रहा। तो इस वजह से आपको ये लग रहा है यार तरस आ रही है कि इससे अच्छा तो भगवान इसको मौत ही दे दे। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी की हालत देख के हमें लगता है कि भगवान इसको क्यों झेला रहे हो यार, इससे अच्छा इसकी मौत ही दे दो। तो उसी तरीके की बात की जाती है दया मृत्यु में। तो इस आर्टिकल में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, इस वजह से ये आर्टिकल मैंने इस मूवी के बारे में आपसे बात की। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, तो इसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे दया मृत्यु क्या है, किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, और किस तरीके की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, कानूनी प्रावधान क्या है उसके बारे में, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आर्टिकल चर्चा में क्यों है, ये न्यूज में क्यों आ गया। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फ्रांसीसी न्यू वेब सिनेमा के दिग्गजों में से एक जीन लीव गुडार्ड, क्या हुआ इनका, तो इस सप्ताह इनकी 91 वर्ष की आयु में सहायता प्राप्त आत्महत्या से मृत्यु हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, दया मृत्यु द्वारा इनको मृत्यु दी गई है। फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोंडे ने बताया कि गोडार्ड परिवार के कानूनी सलाहकार पैट्रिक जेनरेट ने पुष्टि की है कि फिल्म निर्माता की मृत्यु आत्महत्या में सहायता है, यानी यहाँ पे इनको दया मृत्यु दी गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आत्महत्या से जुड़े हुए कुछ मामले, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा। जैसे आप देखेंगे 1987 से लेकर 2007 के बीच में आत्महत्या में वृद्धि हुई है, कितना, तो 7.9% से बढ़कर के 10.3% हो गया। और आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो ज्यादातर कहाँ से आते हैं, तो साउदर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि इंडिया में सर्वाधिक आत्महत्याएं कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे दक्षिणी राज्य, उसके अलावा आप देखेंगे पूर्वी राज्यों, इन जगहों पे ज्यादा होती है। और जो लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, उनको वो लोग कितना आत्महत्या किए, तो 2021 में 42,004 सुसाइड किए हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा आंकड़ा निकल करके आ रहा है इनके बारे में कि सबसे ज्यादा सुसाइड किसने की है, तो 2021 में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले डेली वेज अर्नर्स थे, यानी जो डेली कमाते हैं खाते हैं, सुबह काम करेंगे शाम तक, सुबह से लेकर के उसके बाद क्या होगा, शाम को खाना खाएंगे। अगर सुबह से शाम तक काम ना करें तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। अच्छा, 2021 में ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे 42,000 लोगों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली? तो उसकी वजह पीछे बहुत बड़ी थी कोविड, क्योंकि कोविड जब से आया तो सबका काम धंधा रुक गया। अब जब काम धंधा ही नहीं मिल रहा उनको, वो बेचारे लेबर हैं, डेली काम करते हैं, डेली खाते हैं, अब उनको काम ही नहीं मिला तो कब तक कोई बिना खाने का सर्वाइव कर सकता है। उनको ये लगा यार मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, पर अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने माँ बहन, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से इस गिल्ट में बहुत सारे लोगों ने जान दे दी। तो ये बात की जा रही है कि यहाँ पे 2021 में डेली वेज अर्नर्स, जो डेली कमाने खाने वाले, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो 42,004 मौतें हुई आत्महत्या की वजह से। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पेंडेमिक था, कोविड का टाइम था, उसमें कितने लोगों ने कितना प्रतिशत जान दी, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और इस डेटा को किसने पब्लिश किया, तो
NCRB, इसके बारे में मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। इसका पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अच्छा, यहाँ पे दिखाया यार कि स्टूडेंट 21.2%। उसके अलावा पे आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यानी छात्रों ने कितने आत्महत्याएं की, तो 21.2% छात्रों ने आत्महत्याएं की पेंडेमिक के टाइम पे। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है जो प्रोफेशनल लोग हैं या जो सैलरी उठाते हैं, ऐसे कितने प्रतिशत है, तो 16.5%। उसके अलावा बात की जा रही है जो डेली वेज अर्नर्स थे, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उन्होंने कितना प्रतिशत, तो 15.67%। उसके अलावा आप देखेंगे रिटायर्ड पर्सन जो अपनी जॉब से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग 11.9%। और जो अनएम्प्लॉयड थे, जो बेरोजगार थे, उन्होंने कितना किया, तो 11.65% लोगों ने सुसाइड किया। अच्छा, इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि बेरोजगार लोगों को तो वैसे भी सुनने की आदत पड़ गई है। इनको तो किसी चीज की टेंशन थी नहीं, मतलब ये तो टेंशन होती है कि लोग सुनाते हैं, घर वाले सुनाते हैं, खाने के टाइम जब बैठो तब घर वाले सुनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये तो था नहीं कि इनको पहली बार सुनना पड़ रहा था, ये लोग तो डेली सुनते चले आ रहे थे बेरोजगार लोग, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पे जो सैलरी उठाने वाले थे, जो काम कर रहे थे, मतलब जो डेली वेज अर्नर थे, इन लोग को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इन लोग काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, और जब यहाँ पे अचानक से पैसा आना बंद हो तो दिक्कत होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे सबसे कम किसने आत्महत्या की है, तो आप देख सकते हैं 11.65% अनएम्प्लॉयड पर्सन जो बेरोजगार थे, उन्होंने सबसे कम आत्महत्या की है। अब यहाँ पे बात की जा रही है दया मृत्यु या आत्महत्या में दूसरों से सहायता के बारे में, तो इसको किस रूप में मान्यता दी गई है? ऐसी प्रथाएं जिसके अंतर्गत व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन को सक्रिय रूप से समाप्त करता है, इसको क्या माना जाता है, तो आत्महत्या में दूसरों से सहायता या दया मृत्यु माना जाता है। कई यूरोपीय राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्य और दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया कुछ परिस्थितियों में सहायता प्राप्त आत्महत्या और इच्छा मृत्यु को अनुमति देते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी अनुमति देते हैं दया मृत्यु की या आत्महत्या में दूसरों से सहायता प्राप्त मृत्यु की यहाँ पे अनुमति दी जाती है। अब ये किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे बात करिए दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला सक्रिय, दूसरा क्या है, निष्क्रिय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, यहाँ पे इसको कहते हैं पैसिव। अब यहाँ पे बात करें जो सक्रिय है या एक्टिव है, केवल कुछ ही देशों में वैध है। इसमें क्या किया जाता है, तो रोगी के जीवन को समाप्त करने के लिए पदार्थों का उपयोग शामिल है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये बताया कि कोई रोगी है, मान लीजिए ए नाम का कोई पेशेंट है, अब इसके जीवन को समाप्त करने की दया मृत्यु की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव दया मृत्यु का क्या मतलब है? एक्टिव दया मृत्यु का ये मतलब है कि आप चाहे इसको जहर दें, चाहे इसको इंजेक्शन लगा करके मारे, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा कि एक तरीके से इलीगल काम हो जाएगा, इलीगली आपको इसको मारना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पदार्थ का उपयोग करके इसको मारना पड़ेगा। जबकि आप देखेंगे निष्क्रिय में ऐसा नहीं होता। निष्क्रिय में क्या होता है, तो जो भी यहाँ पे इनके अभिभावक होते हैं, जो भी इनके संरक्षक होते हैं, इनसे सलाह करके उसके बाद डॉक्टरों का पैनल अगर अलाउ कर देता, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर इनका जीवन टिका हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अगर ये मशीन नहीं रहती है तो ये क्या होगा, मर जाएगा। इसी तरीके से अगर जिसके ऊपर इनका जीवन टिका हुआ, बस उस रक्षक प्रणाली को हटा देना है। जब वो रक्षक प्रणाली हट जाती है तो क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बहुत सारे देशों में सही माना जाता है, इसको लीगल माना जाता है निष्क्रिय दया मृत्यु को। जबकि सक्रिय दया मृत्यु को क्या होता है, इसको इलीगल माना जाता है बहुत सारे देशों में, कुछ ही देशों में इसको अलाउ किया गया है। यानी एक्टिव दया मृत्यु, एक्टिव यूथनेसिया में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे किसी ना किसी पदार्थ का प्रयोग करके, किसी ना किसी बाहरी चीज का प्रयोग करके इनके जीवन को समाप्त किया जाता है। जबकि आप देखेंगे पैसिव यूथनेसिया में या निष्क्रिय दया मृत्यु में क्या किया जाता है, तो इनको किसी बाहरी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि जिसके ऊपर ये डिपेंड थे बस वो चीज हटा दी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो पहला बात है चुनने की स्वतंत्रता, यानी मुझे ये चुनने का अधिकार होना चाहिए कि मैं जीऊं या मरूं, मैं चाहे जैसे रहूं। वो कोई गाना है ना शायद से, या कोई डायलॉग है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसे कुछ करके है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके अलावा जीवन की गुणवत्ता की बात की जा रही है। जैसे आप देखेंगे जो पेशेंट है बेचारा, बस वही जानता है कि वो किस हालात से गुजर रहा है, उसके ऊपर भावनात्मक रूप से कितना दबाव पड़ रहा है, वो कितना डिस्टर्ब है, क्या दर्द सह रहा है, वो तो सिर्फ वही जानता है। वो तो सिर्फ हमें बता रहा है कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हम तो सिर्फ ये सुन सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे पैदा करने का दर्द कोई मर्द कभी नहीं समझ सकता, बस वो कह सकता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, उस दर्द की इंटेंसिटी समझ सकता है, लेकिन जो उस दर्द के साथ और इरिटेशन होती है और चीजें होती है, वो नहीं समझ सकता। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो पेशेंट होता है, जिसके साथ ये चीजें घटती हैं, वही समझ सकता है। उसके अलावा कोई समझ नहीं सकता कि कितना दर्द हो रहा है और भावनात्मक रूप से वो कितना परेशान है। उसके अलावा बात करें गरिमा। अब यहाँ पे गरिमा के साथ मरने में सक्षम, जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 21 के तहत क्या किया गया है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार आता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, वो मरना चाहते हैं, तो इसमें हमारा क्या अधिकार भाई? अगर वो खुद से डिसाइड कर रहे हैं, उनको मरना है, उनको जीना, वो जाने, उनकी जिंदगी है। हम कौन तो रोकने वाले, या हम कौन तो उसको कुछ और कहने वाले, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि गरिमापूर्ण अगर वो उसको जिंदगी दी जा रही है, गरिमापूर्ण जीवन दिया जा रहा है, तो गरिमापूर्ण मौत भी होनी चाहिए उसकी। संसाधन, अत्यधिक कुशल कर्मचारी, उपकरण, अस्पताल के बिस्तर के संसाधनों को प्रसारित करना अधिक सार्थक है। अब यहाँ पे ये बात करें जो संसाधन है वो व्यर्थ जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 25 साल से कोमा से उठे ही नहीं है, अब घर वाले भी परेशान है, यहाँ पे एक बेड लगातार उनको छिकाया हुआ, आईसीयू में लगातार उनको रखा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन बनकर के आती है, भगवान न करे कोई दूसरा पेशेंट आता है बी नाम का, अब वो क्या, उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इनको ये बेड दे दिया जाए तो ये सही हो सकते हैं, बी की संभावना ज्यादा है, इनकी संभावना मान लीजिए 80% है सही होने की, जबकि इनके आप देखेंगे 1% भी नहीं, 25 साल से बेड पर ही पड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे क्या बात करें कि जो अब जिसको ज्यादा जरूरत है, जिसको लग रहा है कि देख के सुधार होगा, उसको ये बेट दिया जाए, उसको अन्य संसाधन दिए जाए। यहाँ पे संसाधन की बर्बादी क्यों करना, किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है। उसके अलावा बात करें मानवीयता की, यानी मानवीय होगा ये, जैसे असहनीय पीड़ा वाले व्यक्ति को उस पीड़ा को समाप्त करने का विकल्प चुनने की अनुमति देना अधिक मानवीय लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो पीड़ा वो सह रहा है उसके बारे में तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस तो नहीं कर सकते ना। वहाँ पे वो व्यक्ति चाहता है यार इस तरीके की दर्द भरी जिंदगी से तो बेहतर कि मेरी मौत ही हो जाए। तो वहाँ पे उसको मौत देना क्या कहा जा रहा है कि मानवता का काम होगा। अगर कोई ऐसा कुछ चाहता है, अगर उसकी जिंदगी इतनी तबाह हो चुकी है, उसकी जिंदगी में इतने दुख है, उसको लग रहा है कि उसका मर जाना ही ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन बन चुकी हैं, घर वाले भी परेशान हो गए, यार दोस्त भी परेशान हो गए, वो दूसरे के ऊपर लगातार डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उससे बेहतर तो ये होगा कि उसको मौत दे दी जाए। उसके बाद की जा रही है प्रियजनों का दुख और कष्ट कम करने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए जब कोई मर जाता है तो आदमी 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना या बहुत ज्यादा 6 महीना इतना परेशान रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे लोग भूलना शुरू कर देते हैं, अपने काम में बिजी रहेंगे, अपने वक्त से काम बात करेंगे। बहुत कभी कभी रेयर होता है कि याद आ जाती है 4-6 महीने पे, या कभी कोई बात हुई तब याद आ गई, या कहीं गया तब याद आ गई, तो वहाँ पे आंखें नम हो जाती है। लेकिन होता है कि फिर धीरे धीरे हम अपने काम में लग जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर ये वो जिंदा है लगातार बेड पे पड़ा, तब तो प्रियजन आए दिन मरते हैं। उसके साथ साथ प्रियजन जो होते हैं, परिवार वाले जो होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, आए दिन जब उसको दर्द में देखते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है। तो इस तरीके से वो आए दिन घर वाले भी मरते हैं। इससे बेहतर तो है कि एक बार इनको मौत दे दी जाए, घर वाले भी 1 आध 2 महीना परेशान रह करके रोग आके शांत हो जाएंगे। वो बात यहाँ पे की जा रही है। अगर आप बात करें विरोध में क्या तर्क है कि अगर दया मृत्यु को लीगल नहीं बनाना चाहिए, इसके विरोध में क्या तर्क है, तो यहाँ पे बात करें नैतिक और धार्मिक तर्क। यहाँ पे कई सारे धर्म ऐसे हैं जो इच्छा मृत्यु को हत्या के रूप में मानते हैं और नैतिक रूप से भी इसको अस्वीकार बताते हैं। रोगी की क्षमता, यहाँ पे बात की जा रही है कि रोगी को तभी दया मृत्यु दी जाए जब वो मानसिक रूप से सक्षम हो ये निर्णय लेने में कि हाँ उसको दया मृत्यु चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पागल है तो उसको छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया है, मानसिक रूप से बीमार तो उसको छुटकारा पाने के लिए दया मृत्यु का बहाना करके उसको मार डाला जाए, ये बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात की जा रही है अपराध बोध। यहाँ पे मरीज महसूस करते हैं कि वो यार संसाधनों पर बोझ बन गए हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। जैसे देखेंगे ना आप, कई लोग कहते हैं यार तू कैसे जी रहा है, इससे अच्छा तो तू मर ही जाए, ये कर ले वो कर ले, तो इस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। उसके अलावा बात करें विनियमन, तो इच्छा मृत्यु को उचित रूप से विनियमित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे निकल कर कहते हैं, जैसे आप देखेंगे धोखाधड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए किसी के नाम पे बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी है, अब उसको जबरदस्ती इच्छा मृत्यु दी जा रही है मतलब ये मान लीजिए कि ऐसे देखिए, ऐसे बहुत रेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस आप देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे। जब क्या होता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे इनको अपने पास रखने से बहुत ज्यादा कतराते हैं। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम आजकल की कैटेगरी में वही आ गए। तो मान लीजिए बाप के पास बहुत ज्यादा दौलत है, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में 3-4 बच्चे मिलकर के समझौता कर लें कि यार ये हम लोग बांट लेंगे, ये तुम ले लेना, ये मैं ले लूंगा, ये ऐसे ऐसे। उसके बाद अब चलो पापा को क्या करते हैं, तो इनको अब मार डालते हैं, और इसके लिए क्या हो जाएगा, दया मृत्यु का विकल्प अपने आप मिल जाएगा। अब इनको तो इलीगल करने की भी जरूरत नहीं है, दया मृत्यु के रूप में इनको मौत दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हत्याओं की संभावना बढ़ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें विवाद भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं निकल करके आ सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करें इंडिया जर्नी टू लिविंग विल, यानी यहाँ पे जीने की इच्छा को लेकर के, या जो यहाँ पे दया मृत्यु बात की जा रही है उसके बारे में अभी तक इंडिया का क्या रोल रहा है, कैसे कैसे इंडिया में ये चीजें चली हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। फरवरी 2011 में क्या हुआ था, तो यहाँ पे बात की जा रही है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। चर्चा में क्यों आ गया, तो चर्चा में इस वजह से आ गया कि अभी मंत्रालय ने क्या कहा है कि अगर कोई राज्य इस योजना को लागू करने में देरी करता है या इस योजना की किस्त जारी करने में देरी करता है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, यहाँ पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो उसी की वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आएगा। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है, कैसे मुद्दा है, कितनी फाइन लगेगी, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो कब शुरू किया गया था, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे वही सारी बात है जो मैंने आपको बताई कि चर्चा में क्या होगा, तो आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दंड लगाने की आवश्यकता क्या है, जुर्माना लगाने की आवश्यकता क्या हुई। तो यहाँ पे बात की जा रही है, यदि लक्ष्य जारी होने की तारीख से घर की मंजूरी में 1 महीने से अधिक की देरी होती है तो क्या होगा, राज्य सरकार को देरी के पहले महीने के लिए 10 रुपए प्रति घर और देरी के प्रत्येक अगले महीने के लिए 20 रुपए प्रति घर का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर 1 महीने से अधिक की देरी होती है तो प्रत्येक घर के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए प्रति घर के हिसाब से जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 महीने तो देरी कर दी, उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरे महीने में भी देरी कर रहे हैं, किस्त जारी ही नहीं कर रहे हैं, उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो फिर 20 रुपए प्रति घर के हिसाब से क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यदि लाभार्थी को मिलने वाली पहली किस्त में मंजूरी की तारीख से 7 दिन से अधिक की देरी होती है तो राज्य सरकारों को प्रति सप्ताह प्रति आवास 10 रुपए का भुगतान करना होगा। यानी जो लाभार्थी अगर उनको किस्त जारी करने में राज्य सरकार देर करती है तो इनको 1 सप्ताह के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए प्रति घर के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। राज्य के पास केंद्रीय निधि उपलब्ध नहीं होने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, यानी अगर इनके पास पैसा नहीं तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, मान लिया यहाँ पे केंद्रीय निधि उपलब्ध नहीं तो किस बेस पे जुर्माना लगाओगे, आपने पैसा ही प्रोवाइड नहीं करा तो पैसा देंगे कहाँ से आवास बनाने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे जुर्माना नहीं होगा। लेकिन दो चीजों के मामले में जुर्माना होगा, पहला क्या होगा, इसको लागू करने में अगर देरी होती है, 1 महीने से अधिक देरी होती है तो यहाँ पे जुर्माना होगा। दूसरा, लाभार्थी को
बेनिफिट पहुंचाने में, लाभार्थी को लाभ पहुंचाने में, उनको किस्त जारी करने में अगर देरी होती है तो उसके पीछे भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसकी आवश्यकता क्या थी? तो फोकस को पुनः उन्मुख करने के लिए। यहाँ योजना के कार्यान्वयन में सुस्ती थी, यानी योजना को लागू करने में बहुत सारे राज्य आनाकानी कर रहे थे, सुस्त थे, तो इसको फिर से तेजी लाने के लिए, इसको अच्छे लेवल पर लेकर के चलने के लिए क्या किया गया है? तो ये सारे जुर्माने लगाए गए हैं, सारे दंड की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा राज्य सरकार के मुद्दे, अब यहाँ पे बात की जा रही है असम के साथ, यानी असम हो गया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये प्रमुख 4 पिछड़े राज्य हैं इस मामले में। यानी इस योजना को लागू करने में 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोई रुचि ही नहीं दिखाई इसको लेकर के, ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं। जैसे कि कौन कौन राज्य हैं? तो ये असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके अलावा उड़ीसा हो गया। तो ये 4 राज्य इस योजना को लागू करने में आनाकानी कर रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे जुर्माना लगाने की बात की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को कौन से नाम से लागू कर दिया है? तो बांग्ला आवास योजना। उसके अलावा आप देखेंगे उड़ीसा सरकार ने क्या किया, तो इसको बीजू पक्का घर नाम से लागू किया हुआ है। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया, इसको 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य कहता है तो सभी ग्रामीण परिवार को मार्च 2022 के अंत तक बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना। बुनियादी सुविधाएं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम हो गया, रहने के लिए घर हो गया, किचन हो गया, तो इस तरीके से जो बेसिक फैसिलिटीज है जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, वो प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे मार्च 2022 के अंत तक का लक्ष्य रखा गया। हालांकि अब इस लक्ष्य को बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया गया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। पहले कितना था? तो पहले था मार्च 2022, अब क्या कर दिया गया? तो मार्च 2024 कर दिया गया। लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं इसके अंतर्गत? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके अलावा मुक्त बंधुआ मजदूर, गैर एससी एसटी श्रेणियां, कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं या निकटतम रिश्तेदार, उसके अलावा पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, उसके अलावा विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक, ये लोग लाभार्थी हो सकते हैं, ये लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो लागत आएगी उसमें मैदानी क्षेत्रों में या जो नॉर्मल राज्य है उसमें केंद्र सरकार कितना देगी? तो 60% देगी, राज्य सरकारें कितना देंगे? तो 40% देंगे। वहीं आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के लिए, जो पहाड़ी राज्य है उसके लिए, जैसे जम्मू कश्मीर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार 10% भार वहन करेगी। एक शॉर्ट न्यूज है जो बात करेगा इंडियन जीपीएस सिस्टम नाविक के बारे में। नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि चर्चा में क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसके बारे में सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसने क्या किया, तो आधार नामांकन उपकरणों के साथ भारत के स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम है नाविक, यानी कि तारामंडल में भारतीय नेविगेशन, इसका क्या है, तो एकीकरण और समन्वय कर रहा है। नाविक इसमें 7 उपग्रह शामिल हैं, और जैसे यूएससी का क्या है जीपीएस, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे नाविक है, उसी के बारे में बात करिए। क्या करता है नाविक? तो नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। नाविक क्या है? तो नागरिक उपयोग के लिए मानक स्थिति सेवा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए प्रतिबंधित सेवा प्रदान करता है, यानी जो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली किया जाएगा, सेना के लिए प्रयोग किया, उसके लिए क्या करता है, तो प्रतिबंधित है, लेकिन नागरिकों के लिए अवेलेबल है, यानी यहाँ पे सिविल यूज के लिए इसको बनाया गया। नाविक कवरेज क्षेत्र में भारत और भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र शामिल है, यानी भारत में सिर्फ काम नहीं करेगा, भारत से 1500 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र में काम करेगा। तो इसको आप ध्यान में रखें, एक बार इसके बारे में स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था, ये सिर्फ भारत के लिए बनाया गया और सिर्फ भारत के अंतर्गत काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? भारत के अलावा 1500 किलोमीटर की दूरी को और भी कवर करेगा, वहाँ पे भी नेविगेशन सुविधाएं प्रदान करेगा, वहाँ की भी लोकेशन बताएगा। नाविक ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए चेतावनी प्रसार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बारे में बात की जा रही है, और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना प्रणाली INCOIS के बारे में बात की, जैसे एजेंसियों की सहायता करते हुए आपदा प्रबंधन में उपयोगिता पाई, यानी इसने क्या किया, तो आपदा प्रबंधन करने में सहायता प्रदान की है। किसको किसको? तो एनडीएम में हो गया, उसके अलावा INCOIS हो गया। इन लोगों को यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उससे बताया कि यहाँ पे आपदा आने वाली से निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान किया जा सकता है। यहाँ पे आपदा आ रही है तो आप उसके लिए देख लीजिए कि कैसे क्या करना है, यानी आपदा से निपटने में भी इसने सहायता की है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं आईपीसी और सीआरपीसी में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में। अच्छा, उसको बदलने की बात क्यों की जा रही है? उसको बदलने की बात इस वजह से की जा रही है कि ये अंग्रेजों के टाइम के कानून है। जैसे वो शोले मूवी है ना शायद, उसमें कहता है कि मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ, इस तरीके से कोई है मूवी, उसमें डायलॉग बोलता है, तो इसी तरीके से अंग्रेजों के जमाने का कानून है, तो इसको बदलना भी जरूरी है। और देखिए कानून जो होता है ना वो समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, क्योंकि यार कई बार मैं ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ या किसी पार्टी को गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब कानून बना था तब का देखिएगा और अब का देखिएगा तो जमीन आसमान का फर्क हो गया है, समय बदला है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, तो इस तरीके से कानून में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन कानून में परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो गवर्नमेंट को फायदा करे। यहाँ पे कानून का जो परिवर्तन होगा वो सामाजिक चीजों को ध्यान में रख के होना चाहिए, लोगों को ध्यान में रख के होना चाहिए, ना कि अपना राजनीतिक लाभ को ध्यान में रख करके होना चाहिए कि हम राजनीतिक लाभ के लिए कानून को बदल दें या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो कानून बदलने की बात की जा रही है तो उसको ये ध्यान में रख के करना चाहिए कि सामाजिक लाभ हो सके, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक हित में काम किया जा सके। उसके अलावा बहुत समय पहले बनाया गया था तो उसको बदलना भी जरूरी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए गए और यहाँ पे क्या क्या चीजें हुआ उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर बात करें भारत के आपराधिक कानून में सुधार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ये कौन है? तो श्री अमित शाह जी। इनके द्वारा क्या किया, तो सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है
कि दंड नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, न्याय करना है, सजा कम करनी है। इसके बारे में यानी यहाँ पे जो जेलों में भीड़ है उसको कम करने की बात की जा रही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को क्रमशः कौन कौन से नाम से जाना जाएगा, तो भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका भी नाम बदला जाएगा, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 है, और जब ये पास हो जाएगा तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो जाएगा। उसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी यहाँ पे बात कर रही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, इसका नाम बदल करके क्या रखा जाएगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसका नाम भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड, इसका नाम बदल करके क्या किया जाएगा, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करेगा और समयबद्ध जांच, परीक्षण और निर्णय के लिए विशिष्ट समय सीमा की मांग करेगा। यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है कि सीआरपीसी जो पहले था वो उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, तो इसका काम ये होगा जो आपराधिक प्रक्रिया इससे संबंधित जितने भी कानून है उन सबको एक करे, समेकित करे, उसके अलावा क्या करे, समयबद्ध जांच करे, उसका परीक्षण करे, और उसके अलावा निर्णय लेने के लिए विशिष्ट समय सीमा की मांग करेगा। यानी समय सीमा तय होनी चाहिए कि इतने समय सीमा आपको निर्णय लेना है। और जो ये नए विधेयक पेश किए गए इसमें डिजिटली रिकॉर्ड को भी माना जाएगा, यानी डिजिटल रिकॉर्ड जो आपके पास है उसको भी उसी तरीके से माना जाएगा जैसे कि कागजी साक्ष्य को माना जाता है। और यहाँ पे ये बात करें कि जो मसौदा कानून है सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप भी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी के बारे में। इसको कब लाया गया था, तो 1973 में लाया गया था और 1 अप्रैल 1974 से लागू किया गया था। सीआरपीसी क्या है, तो भारत मूल के प्रशासन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है। यानी यहाँ पे आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित ये बेस कानून है, मूल कानून है, आधार कानून यही है। यह प्रदान करता है क्या क्या चीजें, तो अपराध की जांच, संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़, सबूतों का संग्रह, आरोपी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण और दोषी की सजा का निर्धारण करने के लिए मशीनरी। यानी यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाती है इसके तहत, तो अपराध की जांच इसी के तहत होती है, संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़ भी इसी के तहत होती है, उसके अलावा सबूतों का संग्रह भी इसी के तहत किया जाता है, सीआरपीसी के तहत ये सारी चीजें चल रही है। उसके अलावा आरोपी व्यक्ति का अपराध उसने किया है कि नहीं किया है, वो निर्दोष है कि नहीं है, वो दोषी है या निर्दोष है, सारी चीजें किसके अंतर्गत देखी जाती हैं, ये सारी चीजें सीआरपीसी के अंतर्गत देखी जाती हैं। और अगर आपने दोषी किया है, अगर हमने कोई दोष किया है, हमने कोई गलत काम किया, तो उसके बजाय हमें सजा कौन देगा, तो हमें सजा इसी के तहत मिलेगी, सीआरपीसी के तहत हमें सजा मिलेगी। उसके अलावा बात की जा रही है सार्वजनिक उपद्रव, अपराधों की रोकथाम और पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण से भी संबंधित है। यानी इसके अलावा ये कौन कौन से मामले देखते हैं, तो जो सार्वजनिक रूप से उपद्रव किया जाता है, जैसे आप देखेंगे नूह मेवात वाला मामला था, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे अपराधों की रोकथाम के लिए, उसके अलावा यहाँ पे पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, और उसके अलावा माता पिता हो गए, इनके भरण पोषण का जो मुद्दा आता है, यानी ये लोग कैसे रहेंगे। जैसे कोई इंसान है वो क्या करता है, एक टाइम के बाद कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी के जीवन कैसे चलेगा, वो तो इंडिपेंडेंट है नहीं, उसने तो काम किया नहीं, कभी जॉब तो की नहीं है, तो इस वजह से इनको जो पेमेंट दिया जाएगा उसकी बात करें। उसके अलावा अगर माता पिता को छोड़ करके आप अलग जा रहे हैं, तो माता पिता को जो आपको पेमेंट करना है, तो आपको पैसे देना, ताकि माता पिता की भी जिंदगी चल सके, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन्होंने भी तो आपके ऊपर ना जाने कितना लाखों करोड़ रुपए खर्च किया। तो इससे संबंधित मुद्दे भी इसी सीआरपीसी के तहत ही देखे जाते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 क्या करेगा, तो सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। सीआरपीसी जो है इसकी जगह इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया जाएगा। यहाँ पे वही सारी चीजें एक इमेज के थ्रू समझा दी गई हैं, जिसमें बताया कि आईपीसी को कौन से नए नाम से जाना जाएगा, तो इसको जाना जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से, और जब ये पास हुआ है तो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी 1973 के बारे में, तो इसको किस नाम से किया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको कौन से नाम से जाना जाएगा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा, अगर ये पास हो जाता है तो। यहाँ पे बात किया है जो आईपीसी को नए नाम से जाना है भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें कितने सेक्शन होंगे, तो 356 सेक्शन होंगे, अभी कितने, तो 511 हैं। उसके अलावा 175 सेक्शन ऐसे होंगे जिनमें सुधार किया गया, उसके अलावा 8 सेक्शन ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, और उसके अलावा 22 सेक्शन ऐसे जिसको हटा दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें 533 सेक्शन होंगे, अभी कितने थे, तो 478 थे। उसके अलावा यहाँ पे 160 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें संशोधन किया गया, जिसको बदला गया। उसके अलावा 9 सेक्शन ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, उसके अलावा 9 सेक्शन ऐसे हैं जिसको हटा दिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने होंगे, तो यहाँ पे 170 सेक्शन होंगे, पहले कितने थे, अभी कितने हैं, तो 167 है, अभी 167 है, और जब नया वाला कानून लागू तो इसमें कितने होंगे, 170 होंगे। 23 सेक्शन ऐसे होंगे जिनमें संशोधन किया गया, जिनको बदला गया है। उसके अलावा एक सेक्शन ऐसा होगा जो जोड़ा गया है, उसके अलावा 5 सेक्शन ऐसे जो हटाए गए हैं। अगर इस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो इसमें ये विधेयक के बारे में बात की जा रही है, अभी इसको आप विधेयक ही बोलेंगे, क्योंकि पास करके इसको लॉ नहीं बनाया गया है। और जब पास करके लॉ बना दिया जाए तो ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं, सारी चीजें नए वाले लॉ में होंगी, नए वाले कानून में होंगे, अभी तो ये विधेयक में लाई गई, प्रस्तावित है। अब यहाँ पे बात कर रही है अभी क्या करना है, तो अभी ये करना है कि अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे ये होने वाला है कि जो होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या करेगी, इसके बारे में जानकारी लेगी, इसके बारे में स्टडी करेगी, उसके बाद ही इस कानून के बारे में आगे बात की जाएगी, इसको पास किया जाएगा या नहीं पास किया जाएगा, इसमें और संशोधन करने के नहीं करने, सारी चीजें उसके बाद ही डिसाइड की जाएंगे। अभी इसको कमेटी के पास भेज दिया गया है, और इस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं, तो बीजेपी एमपी हैं, वो कौन है, उनका नाम है ब्रिज लाल,
ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, तो ये इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पे देखा जाएगा, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया इस पर स्टडी करने के लिए। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो 8 बजे तक डेली अपलोड कर दी जाए। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बने तो 8 बजे तक मैं इसको डेली अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।